Hello everyone, welcome to Anthro World. So in this lecture we are going to discuss about the topic the nature of culture, the concept and characteristics of culture and civilization, ethnocentrism and cultural relativism. So let's begin our lecture. सबसे पहले देखते हैं कल्चर के कॉन्सेप्ट को. तो कल्चर क्या होता है? अ कॉमन वे ऑफ लाइफ मेक्स ह्यूमंस यूनिक एमंग द अदर एनिमल्स. कल्चर एक कॉमन वे ऑफ लाइफ होता है जो ह्यूमंस को यूनिक बनाता है एमंग द अदर एनिमल्स. तो ह्यूमन के पास कल्चर है तो वह एनिमल से डिफरेंट है, यूनिक है. इट इज़ कल्चर विच डिफरेंशिएट ह्यूमंस फ्रॉम नॉन ह्यूमंस एंड एमंग ह्यूमंस देमसेल्व्स. सो कल्चर डिफरेंशिएट करता है ह्यूमंस को फ्रॉम द नॉन ह्यूमंस यानी कि जो एनिमल्स होते हैं और among the humans themselves. Culture refers to all the features of a society's way of life. कल्चर जो रिफ़र करता है all the features of society's way of life. Society's way of life क्या होता है? जैसे फूड प्रोडक्शन हो गया, मोड ऑफ ड्रेस हो गया, लिविंग हैबिट्स हो गया, फूड प्रिफरेंस हो गया, आर्ट, आर्किटेक्चर, लेआउट ऑफ फील्ड फार्म्स, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, बिलीफ, वैल्यूज़, लिटरेचर. तो एक सोसाइटीज़ वे ऑफ लाइफ होता है जो कि कल्चर का फीचर होता है. टर्म कल्चर स्टैंड्स फॉर द सम टोटल ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑल ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स. तो ये सम होता है ऑल ह्यूमन बिहेवियर का और इसमें आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन मेड प्रोडक्ट्स में आते हैं मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट्स. तो इनका कॉम्बिनेशन होता है कल्चर. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर. अब डेफिनेशंस को देखते हैं कल्चर के. उसमें सबसे पहले है एम.जे. हर्स्कोविट्स का. कल्चर इज़ द मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट. कल्चर जो है वो इन्वायरमेंट का मैन मेड पार्ट है. दूसरे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे रूथ बेंटिक्ट. इन्होंने बताया कल्चर इज़ नॉट द कंटेंट ऑफ सोशल लाइफ. सो कल्चर जो है सोशल लाइफ का कंटेंट नहीं है बट इट इज़ एन ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ. बट एक ऑर्डर डिफाइन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है सोशल लाइफ का. मलोनोव्स्की ने क्या बताया कि कल्चर कंप्राइजेज ऑफ द इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स, गुड्स, टेक्निकल प्रोसेसेस, आइडियाज़, हैबिट्स एंड वैल्यूज़. सो कल्चर कंप्राइज करता है इनहेरिटेड आर्टिफैक्ट्स को, गुड्स को, टेक्निकल प्रोसेसेस को, आइडियाज़ को, हैबिट्स को और वैल्यूज़ को. तो ये डेफिनेशन मलोनोव्स्की ने दिया था. द फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ कल्चर बाय द एडवर्ड बर्नेट टाइलर. तो जो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल डेफिनेशन था वो एडवर्ड बर्नेट टाइलर ने 1871 में दिया था और उन्होंने बताया था कि कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मॉरल्स, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. तो कल्चर एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है जो इंक्लूड करता है नॉलेज को, बिलीव्स को, आर्ट को, मोरल्स को, लॉ को, कस्टम्स को और कोई भी अदर कैपेबिलिटीज़ और हैबिट्स जो मैन ने एक्वायर किया है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी. तो ये डेफिनेशन टाइलर ने दिया था. अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ कल्चर के बारे में. तो हम यहाँ कल्चर को 3 पार्ट्स में देखेंगे. पहला है कल्चरल ट्रेड्स. तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड द इंडिविजिबल यूनिट ऑफ कल्चर होता है. इससे छोटा कोई यूनिट नहीं होता है. हम इसे फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. और इसमें 2 तरह के कल्चरल ट्रेड्स होते हैं. एक होता है मटेरियल ट्रेड्स जैसे जिसमें हम कहते हैं हाउस, टीवी और क्लॉथिंग या कोई चीज़ जिसे इंसान ने बनाया है वो मटेरियल ट्रेड्स होता है. नॉन मटेरियल ट्रेड्स क्या होता है? इसमें सिंबल्स, वर्ड्स, कस्टम्स एक्सेट्रा. तो ये नॉन मटेरियल ट्रेड्स है. दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कल्चर कॉम्प्लेक्स. कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चरल ट्रेड्स. बहुत सारे कल्चरल ट्रेड्स को मिला करके हम कल्चर कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं. इसका एग्जांपल देखते हैं. रिलीजन इन्वॉल्व्स राइट्स एंड द रिचुअल्स.
रिलीजन में क्या होता है कि राइट्स और रिचुअल्स होते हैं, राइट्स और रिचुअल्स जो हैं वो कल्चरल ट्रेट्स हैं, और उसमें क्या होता है, आरती होता है, पूजा या फ्लोरल ऑफरिंग्स होते हैं, तो ये सारे कल्चरल ट्रेट्स हैं, बट ये एक रिलीजन के पार्ट हैं, और ये सारे कल्चरल ट्रेट्स मिलकर एक कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, कल्चर पैटर्न। कल्चर पैटर्न क्या होता है कि यह नंबर ऑफ कल्चर कॉम्प्लेक्सेस को रखता है, तो बहुत सारे कल्चर कॉम्प्लेक्सेस मिल करके कल्चर पैटर्न बनाते हैं। जैसे इंडियन कल्चर पैटर्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इंडिया में गांधीज़म भी है, स्पिरिचुअलिज़म है, कास्ट सिस्टम है, या हम रिलीजन की बात करते हैं, हिंदुइज़म है, इस्लाम है, तो कल्चरल ट्रेट्स से कल्चर कॉम्प्लेक्स बनता है, और बहुत सारे कल्चर कॉम्प्लेक्सेस मिल करके कल्चर पैटर्न्स बनाते हैं। ये कल्चर के पार्ट्स थे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कल्चर के। तो कल्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कल्चर डिफाइन करता है हर ह्यूमन बीइंग के ग्रुप को, और हर ग्रुप का एक अपना कल्चर होता है। अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, अगर हिंदुइज़म की बात कर रहे हैं, या इस्लाम की बात कर रहे हैं, सिखिज़म की बात कर रहे हैं, या जैनिज़म की बात कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, अपने अपने उनके राइट्स हैं, अपने अपने उनके बिलीव्स हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी कल्चर की डिफरेंट है डिफरेंट ग्रुप के लिए। कल्चर इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, तो कल्चर जो है वो ह्यूमंस के द्वारा ही बनाया गया है। कल्चर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स, तो कल्चर में जो है वो मटेरियल एस्पेक्ट भी आते हैं और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट भी आते हैं। कल्चर सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड्स, कल्चर ह्यूमन नीड्स के हिसाब से बनाई गई है, ना कि कल्चर के हिसाब से ह्यूमन नीड्स को बनाया गया है। सो ह्यूमन नीड्स जिस हिसाब से थी उस हिसाब से कल्चर को बनाया गया है, और वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। कल्चर इज़ ऑलवेज दैट ऑफ अ सोसाइटी, नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल। सो कल्चर जो है वो सोसाइटी के एस्पेक्ट से बनाया गया है, ना कि एक इंडिविजुअल के हिसाब से बनाया गया है। तो कल्चर सोसाइटी को कंसीडर करता है, एक इंडिविजुअल को कंसीडर नहीं करता है। कल्चर हैज़ द क्वालिटी ऑफ एडाप्टेशन, तो एडाप्टेशन किस चीज़ का, चेंजेस आते हैं, अगर कल्चर में हम बदलाव करते हैं या कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो कल्चर में एक क्वालिटी होती है उसे अडॉप्ट करने की, जो हम चेंजेस लेके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। कल्चर इज़ यूनिवर्सल, तो कल्चर जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़, चाहे हम यूएस की बात कर लें, चाहे हम यूरोप की बात कर लें, चाहे हम अफ्रीका की बात कर लें, या एशिया की बात कर लें, कल्चर यूनिवर्सल है। जहाँ ह्यूमन बीइंग है वहाँ कल्चर है। नेक्स्ट वन इज़ द कल्चर इज़ लर्नड, इट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकल्चुरेशन एंड नॉट बाय द हेरिडिटरी। सो कल्चर को सीखा जाता है, ये एक प्रोसेस होता है इनकल्चुरेशन का, जिसके थ्रू हम इसे ऑब्टेन करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें नॉलेज नहीं होता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना है, हमें किस तरह से कोई भी रिचुअल परफॉर्म करना है, बट हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम अपने सिबलिंग्स को देखते हैं, तो हमें समझ में आती हैं चीज़ें कि हमें इस तरीके से बिहेव करना है और किसी भी रिचुअल को किस तरीके से फॉलो करना है। कल्चर इज़ डिफ्यूज्ड टू अदर प्लेसेस थ्रू द कल्चर कॉन्टैक्ट। नो कल्चर इज सुपीरियर और द इन्फीरियर, तो कोई भी कल्चर सुपीरियर नहीं होता है, कोई भी कल्चर इन्फीरियर नहीं होता। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि इन्फीरियरिटी जो होती है वो कुछ नहीं होती है। हर कल्चर का अपना वजूद है, अपना रेलेवेंस है, अपनी इम्पोर्टेंस है। सो हम कंपेयर करके किसी भी कल्चर को सुपीरियर या हम किसी भी कल्चर को इन्फीरियर नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन को। तो सिविलाइजेशन क्या होता है? द सिविलाइजेशन इज़ द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड। तो सिविलाइजेशन क्या है? ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का स्टेज है विच कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड। तो एडवांस्ड क्या हुआ कि जैसे सोसाइटी इतनी डेवलप नहीं थी, धीरे धीरे डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी आया, और हमारा जो सोशल डेवलपमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ता गया। मीन्स कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आया और सिविलाइजेशन ने उसे एडवांस बनाया। तो जो लास्ट स्टेज था उससे जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो मोर एडवांस्ड होगा।
A civilization is defined as any complex society characterized by the urban development, social stratification imposed by a cultural elite, symbolic system of communication. सिविलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में, ये कैसे डिफाइन करता है? जैसे हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्बन क्या है? अर्बन एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। हम रूरल बोलते हैं तो अर्बन एक सुपीरियर प्लेस माना जाता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। एडवांस प्लेस होता है आपका अर्बन एरिया। सो अर्बन डेवलपमेंट इज़ अ सिविलाइजेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्पोज्ड बाय अ कल्चरल एलीट। जैसे हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? एक हायरार्की को डिफाइन करता है कि एक लोअर कास्ट है, एक अपर कास्ट है। तो ये कल्चरल एलीट ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को इम्पोज किया है। सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हम सिंबॉलिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं कि इस राइटिंग सिस्टम है, तो क्या एक सिंबल है जो कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर हम लिखते हैं तो ये वे ऑफ कम्युनिकेशन है, हम अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी सिविलाइजेशन के पार्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे अप्रोचेज हैं जो कि सिविलाइजेशन की स्टडीज़ में यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ हम 3 अप्रोचेस के बारे में देखेंगे, सोशियो लिंग्विस्ट अप्रोच, हिस्टोरियंस अप्रोच और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच। तो सबसे पहले देखते हैं सोशियो लिंग्विस्ट अप्रोच। तो एल.एच. मॉर्गन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी बुक एंशिएंट सोसाइटी, जो कि इन्होंने 1877 में प्रपोज किया था, उसमें इन्होंने बताया था कि द इवोल्यूशनरी स्कीम ऑफ द एंटायर सोसाइटी, तो जो भी इवोल्यूशन हुआ है सोसाइटी का वो पार्ट्स में हुआ है। वो पार्ट्स कैसे थे? सेवेगरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। तो सेवेगरी से बार्बरिज्म और बार्बरिज्म से सिविलाइजेशन, तो ये इवोल्यूशनरी स्कीम है। तो सबसे पहले देखते हैं सेवेगरी। एंशिएंट सोसाइटी की बात करते हैं। तो जब ह्यूमन इवोल्यूशन में भी हमने देखा था कि जब सोसाइटी इवॉल्व हुई थी तो सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हुए थे। उनकी जो लाइफ थी वो नोमैडिक थी, कोई भी टेरिटोरियल रिगार्ड नहीं था। मीन्स वो एक जगह पर नहीं रुकते थे, उनकी नोमैडिक लाइफ थी। वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते थे अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड द शेल्टर। दे डोंट लिव इन कम्युनिटी लाइफ, कोई कम्युनिटी नहीं थी। सब्सिस्टेंस और द बिलो सब्सिस्टेंस लिविंग्स था कि जितना प्रोड्यूस किया उतना कंज्यूम कर लिया। सो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी सेविंग। और बिलो सब्सिस्टेंस मीन्स कि मे बी कि खाना उनका कम भी हो सकता है, जितना उन्होंने प्रोड्यूस किया या जितना उन्होंने हंटिंग किया या फूड गैदरिंग किया वो उनकी कंजम्पशन से कम था। दूसरा हम देखते हैं बार्बरिज्म। तो बार्बरिज्म में क्या था कि अब मोस्ट एडवांस था, पहले वाले लेवल से ही मोस्ट एडवांस्ड आ गया। अब क्या हो गया? कल्टीवेशन हो गया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हो गया। तो कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया, खेती करने लग गए लोग, जानवरों को पालने लग गए लोग, पेड़ पौधे लगाने लग गए लोग। तो ये बार्बरिज्म का पार्ट हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ? कंट्रोल ऑफ मैन ऑन द सप्लाई ऑफ हिज फूड। तो पहले सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, लेकिन अब फूड सप्लाई की बात होने लग गई। मीन्स कि उन्होंने प्रोडक्शन अपना बढ़ाया। और ये हॉलमार्क है बार्बरिज्म का, रूरल कम्युनिटी विद द टेरिटोरियल लिमिट्स। अब टेरिटोरियल लिमिट्स की बात आ गई कि वो पहले नोमैडिक थे और उनकी कोई कम्युनिटी नहीं थी, बट अभी रूरल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया बार्बरिज्म में, और वो भी टेरिटोरियल लिमिट्स के साथ में। और इसे रूरल रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि वो अब नोमैडिक ना हो करके वो एक जगह पे रुकने लग गए, वो अपनी एक सोसाइटी बनाने लग गए और उन्होंने रूरल कम्युनिटी को बनाया। सरप्लस इकोनॉमी, कि उनकी इकोनॉमी जो है सरप्लस हो गई, जितना उनका प्रोडक्शन था उससे उनका कम कंजम्पशन था और उन्होंने इकोनॉमी को सरप्लस किया। लास्ट आता है सिविलाइजेशन। तो मॉर्गन के हिसाब से थर्ड जो स्टेज था वो सिविलाइजेशन था। ये मोस्ट एडवांस्ड या मॉडर्न सिविलाइजेशन की हम बात कर सकते हैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था कि इन्वेंशन हुआ था स्क्रिप्ट और मेटलर्जी का। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ, मेटल से रिलेटेड काम होने लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिविलाइजेशन के पार्ट में आ गई। ट्रेड एंड कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। अर्बन सेंटर्स हो गए एज द ट्रेडिंग सेंटर्स।
तो बर्बरिज्म में क्या था, रूरल रिवॉल्यूशन था, यहाँ अर्बन रिवॉल्यूशन आ गया क्योंकि अर्बन सेंटर्स को एक ट्रेडिंग सेंटर की तरह यूज़ किया जाने लगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्पोज हो गया कल्चरल एलिट के द्वारा, उन्होंने एक हायरार्की बना दी, लोअर अपर कास्ट एंड ऑल। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ और लेबर स्पेशलाइजेशन बढ़ा। पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ तो सबको अपने काम के लिए स्पेसिफाई किया जाने लगा और ये स्पेशलाइजेशन हो गया लेबर का। एक्यूमुलेशन ऑफ यूटिलिटीज़ मेकिंग लाइफ मोर कंफर्टेबल, धीरे धीरे यूटिलिटीज़ बढ़ने लगी। ये हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ही कंफर्टेबल कर दिया इस सिविलाइजेशन में। टेक्नोलॉजिकल एंड द मटेरियल अचीवमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। आज के टाइम पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। फिर सिविल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ गई टू कंट्रोल द एरिया। तो पॉपुलेशन बढ़ा, और पॉपुलेशन बढ़ा तो पहले कंसेप्ट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता था, बट अब पॉपुलेशन बढ़ा तो सिविल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी उसे कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हिस्टोरियंस व्यू देखते हैं सिविलाइजेशन के लिए। तो हिस्टोरिकली सिविलाइजेशन वॉज सो कॉल्ड एडवांस्ड कल्चर इन द कॉन्ट्रास्ट टू प्रिमिटिव कल्चर। लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया कि जो एडवांस कल्चर की हम बात करते हैं तो हिस्टोरियन ने प्रिमिटिव कल्चर को सबसे पहले देखा और उन्होंने माना कि उनसे जो एडवांस कल्चर था वो सिविलाइजेशन था। इन दिस ब्रॉड सेंस अ सिविलाइजेशन कॉन्ट्रास्ट विद द नॉन सेंट्रलाइज्ड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो अगर हम नॉन सेंट्रलाइज्ड ट्राइबल सोसाइटीज़ को देखते हैं जो इंक्लूड करता है कल्चर्स ऑफ द नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, जो नोमैडिक पास्टोरलिस्ट थे, या इगलिटेरियन हॉर्टिकल्चर सब्सिस्टेंस की बात करते हैं, या नियोलिथिक सोसाइटीज़ और द हंटर गैदरर्स की बात कर रहे हैं। तो सिविलाइजेशन इनके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करता है अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस। Historians made certain conclusions about the origin, growth and demise of civilization. तो historians ने कुछ conclusion बनाया about the origin, growth and the demise of civilization के बारे में, और उनके हिसाब से there were 21 civilizations preceding modern western civilization। तो अभी जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन हम देखते हैं जिसे मोस्ट एडवांस्ड माना जाता है, उससे पहले 21 सिविलाइजेशंस जो है वो आ चुकी हैं। तो एक प्रोसेस है जो कि प्रिमिटिव कल्चर से चलता हुआ आ रहा है। स्पेसिफिक फैक्टर्स इन अ जियोग्राफिकल रीजन गिव राइज टू द इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है एक जियोग्राफिकल रीजन में, उसकी वजह से एक सिविलाइजेशन जो है इमर्ज होता है। उसका एग्जांपल देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है या फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन है। तो ये एक स्पेसिफिक फैक्टर है अपने जियोग्राफिकल रीजन में। तो ये हिस्टोरियंस व्यू था। अब देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच क्या है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम कल्चर के कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे, और यहाँ दो तरह के कंसर्न थे सिविलाइजेशन के साथ जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच था। इसमें था मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन और कंटेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से क्या रिलेटेड था कि जो सिविलाइजेशन है वो एक स्टेज होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो ह्यूमन कल्चर के डेवलपमेंट में सिविलाइजेशन एक स्टेज है, और इट इज़ कंसर्न विद द मटेरियल कल्चर एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ट्रेंड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, क्रिएशन ऑफ इक्विपमेंट टू ऐड कंफर्ट एंड लग्जरी। तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं कि मटेरियल कल्चर है और इसके प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड हो गया, या फिर नए इक्विपमेंट्स का क्रिएशन हुआ जो कि हमारी लाइफ को और कंफर्टेबल और लग्जरियस बना दिया। दूसरा जो कंसर्न था कंटेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन से रिलेटेड था कि द थ्योरी ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर गिव राइज टू डिस्टिंक्शन ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो जो मटेरियल एंड द नॉन मटेरियल कल्चर की थ्योरीज थी उसने कल्चर और सिविलाइजेशन में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया। सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी पोसेस, और वो मटेरियल एस्पेक्ट में था कि सिविलाइजेशन जो हम रखते हैं, जो हमारे पास है, जो जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वो एक मटेरियल एस्पेक्ट होता है, वो सिविलाइजेशन है। और कल्चर क्या होता है कि व्हाट वी आर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, नॉन मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स होती हैं। तो कल्चर क्या होता है कि हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है, ये चीज़ें हमारी कल्चर डिफाइन करती है, और हम क्या यूज़ करते हैं वो चीज़ हमारी सिविलाइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू द मैकाइवर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एथनोसेंट्रिज्म। सो एथनोसेंट्रिज्म हम डिस्कस करते हैं। ये एक एटीट्यूड होता है टू
जजिंग अदर कल्चर्स बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ प्रेजेंट इन द वंस ओन कल्चर। तो एक एटीट्यूड होता है कि दूसरे के कल्चर को जज करना बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इन वंस ओन कल्चर। हम अपने कल्चर के बिहाफ पे अगर हम किसी कल्चर को कंपेयर करते हैं तो इस एटीट्यूड को हम एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं। मोस्ट पीपल grow up thinking that their culture is the way of life and that of others is strange and meaningless। तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि उनका कल्चर जो है वो उनका वे ऑफ लाइफ है और दूसरों का जो है वो स्ट्रेंज और मीनिंगलेस है। तो यहाँ वही सुपेरियरिटी और इन्फीरियरिटी की बात हो रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें लोग जो है वो अपने कल्चर को बेस्ट मानते हैं और दूसरे कल्चर को स्ट्रेंज और मीनिंगलेस मानते हैं। इट इज़ मेनली बिकॉज वी कंसीडर आवर कल्चर टू जज अदर कल्चर्स। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हम अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से जज करते हैं एंड दिस एटीट्यूड इज कॉल्ड द एथनोसेंट्रिज्म। द टर्म्स लाइक प्रिमिटिव, सेवेज, बारबेरियंस, ये जो टर्म्स आए हैं ये एथनोसेंट्रिक सेंस में यूज़ हुए हैं इवन बाय द एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है इन्होंने भी इसे एक एथनोसेंट्रिक सेंस में यूज़ किया है क्योंकि उनका जो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड था वो डोमिनेटेड था स्टडीज़ ऑफ अदर कल्चर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो जो कॉलोनियल पीरियड में एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो बेसिकली यूरोपियंस थे और यूरोपियंस का मानना था कि दे आर द सुपीरियर इन ऑल द वर्ल्ड। उन्होंने फिर डिवाइड किया टर्म्स को प्रिमिटिव, सेवेज, बारबेनियंस, और वो अपने आप को सिविलाइज्ड पहले ही मानते थे। तो उन्होंने अपने आप को पहले ही डिसाइड कर दिया था कि वो सिविलाइज्ड हैं। बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया प्रिमिटिव में, सेवेज में, बारबेरियंस में। द ब्रिटिश हु कंसिडर्ड देयर लाइफ, लैंग्वेज एंड कल्चर सुपीरियर टू अदर्स थॉट दैट इट वाज वाइट मैंस बर्डन टू सिविलाइज द कॉलोनीज। तो जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ, लैंग्वेज और कल्चर को सुपीरियर माना दूसरों से, उनके हिसाब से वो सबको सिविलाइज कर रहे हैं और ये उनके लिए बर्डन है क्योंकि वो सुपीरियर हैं और उनके पास ऑलरेडी उन बहुत ज़्यादा नॉलेज है, सिविलाइजेशन है। नेगेटिव फॉलोआउट्स क्या हैं एथनोसेंट्रिज्म की? कि इट ब्रीड्स इनटॉलरेंस एंड हेटर्ड फॉर अदर कल्चर। इनटॉलरेंस आता है क्योंकि अगर हमें अपना कल्चर सुपीरियर लगेगा तो हम दूसरे के लिए हम इन्फीरियरिटी ही सोचेंगे और उससे क्या होगा? हेटर्ड होता है। फिर एक्सट्रीम एथनोसेंट्रिज्म लीड्स टू द वायलेंस। अगर ये कंडीशन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती है तो वो वायलेंस होता है उससे। इट हिंडर्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टम्स एंड कल्चर ऑफ द अदर सोसाइटीज़। तो ये दूसरे के कल्चर, कस्टम्स को समझने में ये हेल्प नहीं करता है। फिर रेसिज्म क्रिएट हो जाता है, ह्यूमन राइट का वॉयलेशन हो जाता है, स्टॉल्ड प्रोग्रेस हो जाता है। अगर हम ऐसे सोच रखते हैं तो प्रोग्रेस में स्टेबिलिटी आ जाती है, वो इम्प्रूव नहीं करती है और वो डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे टेररिज्म। तो ये नेगेटिव फॉलोआउट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो अपोजिट टू द एथनोसेंट्रिज्म होता है और इसे हम एथनो रिलेटिविज्म भी कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ईच कल्चर मस्ट बी अंडरस्टूड इन ओन स्टैंडर्ड्स। तो ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि हर कल्चर को जो है वो उसके स्टैंडर्ड्स से समझा जाए। द बिलीव्स एंड द वैल्यूज़ ऑफ ए कल्चर शुड नॉट बी यूज टू जज अदर कल्चर्स। तो जो बिलीफ और वैल्यूज़ हैं एक कल्चर के, उसे दूसरे कल्चर को जज करने के लिए यूज़ ना किया जाए। द आइडिया ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म होल्ड्स द व्यू दैट नो कल्चर इज सुपीरियर और द इन्फीरियर। तो इसमें किसी भी कल्चर को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं माना गया है। ईच कल्चर कंटेन्स इट्स ओन यूनिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो हर कल्चर का एक अपना यूनिक पैटर्न होता है बिहेवियर का। सो ईच कल्चर मस्ट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। तो हर कल्चर को उसके अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे जज करना चाहिए, ना कि हम दूसरे कल्चर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ से हम कंपेयर करें। द एटीट्यूड ऑफ कल्चर रिलेटिविज्म एम्स टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएट द कल्चरल डाइवर्सिटीज़। तो जो कल्चरल रिलेटिविज्म का एटीट्यूड होता है उसका एम होता है टू रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएट द कल्चरल डाइवर्सिटीज़, कि वो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को रिस्पेक्ट देता है, उसको अप्रिसिएट करता है। द एटीट्यूड ऑफ रिलेटिविज्म कैन बी डेवलप्ड बाय लर्निंग अदर कल्चर्स। तो जो रिलेटिविज्म का एटीट्यूड होता है उसे डेवलप किया जा सकता है बाय द लर्निंग अदर कल्चर्स, दूसरे कल्चर्स को लर्न करके, बाई
way of making friendship by sharing food, by reading books, listening to music, and by appreciating the differences of the other cultures. और कैसे किया जा सकता है? तो फ्रेंडशिप करके, फूड शेयर करके, उस कल्चर के बारे में जो बुक्स हैं उसको पढ़ करके, या उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग है उसको सुन करके, या एक दूसरे के कल्चर को अप्रिसिएट करके हम रिलेटिविज़म को बढ़ावा दे सकते हैं. The most important and the valuable contribution of the anthropology is to humanity is the concept of cultural relativism. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन एंथ्रोपोलॉजी का ह्यूमैनिटी से वो है कल्चरल रिलेटिविज्म. फॉर एग्जाम्पल, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, इन्फेंटिसाइड, सिमिलर अदर प्रैक्टिसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज एविल बाई एन इनसाइडर. अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं या इन्फेंटिसाइड की बात करते हैं या किसी भी अदर सिमिलर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो अनटचेबिलिटी क्या है कि जो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को टच नहीं करते थे, तो एक अनटचेबिलिटी था. तो वो उस प्रैक्टिस को जो अपर कास्ट के लोग हो वो उसे कंसीडर नहीं करते हैं. दिस शोज दैट व्हाट एन इनसाइडर कंसीडर्स एज कल्चर मे बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन आउटसाइडर्स परसेप्शन. तो जो इनसाइडर फील करता है वो डिफरेंट हो सकता है आउटसाइडर के परसेप्शन से, क्योंकि इनसाइडर के नज़र में वो चीज़ सही लगेगी और आउटसाइडर के लिए वो चीज़ बुरी होगी. दीज टू व्यूज़ ऑफ कल्चर कैन बी अंडरस्टूड बाय द स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एमिक एंड एटिक. तो ये जो दो व्यू होते हैं कल्चर के, कि एक इनसाइडर और आउटसाइडर की जो हम बात कर रहे हैं, उसे हम दो कॉन्सेप्ट से समझते हैं, एमिक और एटिक. तो एमिक क्या होता है कि व्हाट द पीपल थिंक अबाउट देयर ओन कल्चर. तो लोग अपने कल्चर के बारे में जो सोचते हैं उसे हम एमिक बोलते हैं, और जो आउटसाइडर्स उस कल्चर के बारे में सोचते हैं वो उसे एटिक बोलते हैं. तो ये होता है एमिक और एटिक. और इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा कल्चरल रिलेटिविज्म का? इससे टॉलरेंस हुआ, ओपन्स न्यू विस्टार्स ऑफ नॉलेज एंड वर्ल्ड पीस. तो टॉलरेंस बढ़ा और कल्चर्स को जानने के लिए नए रास्ते खुले और वर्ल्ड पीस इम्प्रूव हुआ. तो ये था कल्चर के बारे में. सो आज के लेक्चर में इतना ही. इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जय हिंद.